हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, कैसे कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं जहां से कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर उस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी संरचना। ऑप्टिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको इष्टतम पूंजी संरचना। ठीक है, चीज़ें आप कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा कैसे उस कैपिटल स्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं, साथ में इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी फर्म, जो भी फर्म होती है, फर्म में जो बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, तो अगर उस फर्म की वैल्यू समझते हैं ना, अगर उस फर्म की खुद की जो वैल्यू, रेपुटेशन या जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि उस फर्म की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम लेवल की है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा आपकी मार्केट में वैल्यू होती है, आपकी गुडविल होती है, क्योंकि फ़र्म अपने नाम के साथ काम करती है, तो जितनी ज़्यादा इनकी अपनी खुद की वैल्यू होगी फर्म्स की, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है। ठीक है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे तो जो फर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए अपने शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इशू करेगी और लोग उनके शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा क्या होगा, कैपिटल फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल वो कलेक्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्म की वैल्यू जो है जब वो मैक्सिमम होती है तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर। In other words, the capital structure is said to be optimum when cost of capital is minimum and total value of the firm is maximum. ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि ऑप्टिमम कब होगा। ठीक है, ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इसको भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियोस आप देख पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसा कि मैंने बताया था कि जब कभी भी आप शेयर्स को इशू करते हैं ना, शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उस पर जो बहुत सारे आप जब इशू करते हैं तो जो उन्हें खरीदते हैं, जो पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको बदले में कुछ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं जिसको आप इंटरेस्ट या डिविडेंड बोलते हैं। तो उस पर जितना परसेंटेज ज़्यादा आप देते हैं उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड कम होता है उतनी ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान देना होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मिनिमम होगी तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एक फर्म है उसकी जो कुल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तब जो फर्म की टोटल वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोग कम रेट पर आपके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, सपोज डिविडेंड आप शेयर्स पे दे रहे हैं 10%, अगर आप 5% पर भी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, 5% डिविडेंड पर भी, और लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि उस फर्म की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है और जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि 10% डिविडेंड देने की बजाय आपको कितना परसेंट देना पड़ रहा है, सिर्फ 5% देना पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम जब होती है तब जो फर्म की टोटल वैल्यू होती है वो भी मैक्सिमम होती है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देख लेते हैं कि क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लिसिटी, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा रहा है जिसको भी फॉलो करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया था जहाँ जहाँ से आप क्या करते हैं अलग अलग लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कैपिटल को कलेक्ट करते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके, उसको मार्केट में लोगों के बीच में आसानी
से इशू किया जा सके और वहाँ से कैपिटल कलेक्ट की जा सके। तो सिंपल होनी चाहिए चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, इजीली सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शेयर्स वगैरह हैं तो नॉर्मली लोगों को समझ में आता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, उसके स्मॉल पार्ट्स ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो गए। तो इनको ईजिली पहले क्या होता है, एज अ कुछ परसेंटेज डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है और मार्केट में इशू किया जाता है और फिर लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको परचेज करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे जैसे जो अलग अलग सिचुएशंस है या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, तभी आप बोलेंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिमम लेवल की है, अच्छी है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चाहे तो कम कर सकते हैं, डिविडेंड का रेट कम कर सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप क्या इशू करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या माने जाते हैं, वो एक तरीके से ओनर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि यहाँ पर आप आसानी से चीज़ें, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो इनको आप डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप इनको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेट का मतलब है यहाँ पे अगर डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो उस केस में आपको क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। किसको देना है? अपने डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, मिनिमम रिस्क की बात करें तो हम सभी को पता है कि हमें हमेशा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करना चाहिए या उसमें एक ऐसी विशेषता होनी चाहिए जिसमें रिस्क जो हो वो कम से कम हो। ठीक है, अब जैसे कि शेयर्स होते हैं वो रिस्की कम होते हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी ज़्यादा आती है। रिस्की इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी आपको उनको डिविडेंड या उनका जो अमाउंट है वो देने की ज़रूरत है वापस, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिबेंचर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पब्लिक से लोन लिया होता है, वही डिबेंचर्स होते हैं और डिबेंचर्स का अमाउंट प्लस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, लोग उसको पाने के लिए आपके अगेंस्ट में, फर्म के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे वो रिस्क हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पहले फीचर हो वो मिनिमम रिस्क वाला होना चाहिए कि कम से कम रिस्क हो। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसा कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स शेयर्स पे जो डिविडेंड प्रोवाइड करना है उसका रेट कम होना चाहिए। इंटरेस्ट पे जो आप डिबेंचर्स पे जो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। ओके, एंड सफिशिएंट लिक्विडिटी का मतलब होता है कि फर्म के पास इतना पैसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे कर सके, साथ में अगर वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट की डिमांड करते कि उन्हें अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस चाहिए तो वो फर्म या कंपनी, वो बिजनेस उस पर्सन की, उस डिबेंचर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उनका इंटरेस्ट भी रिटर्न कर सके। तो ये होती है सफिशिएंट लिक्विडिटी। मीन्स उनके पास एक सफिशिएंट यानी एडोकेट क्वांटिटी में कुछ अमाउंट पहले से होना चाहिए कैश फॉर्म में, या ऐसी मतलब लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर उन्हें अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है तो वो आसानी से कर सकें। ठीक है, इतना पैसा उनके पास होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें सो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक फीचर या विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि शेयर्स होते हैं तो आपको वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि लोग आप पे ऐसा नहीं कि वो केस कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो आपने दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, बात यह कि शेयर्स पे डिविडेंड जो होता है वो जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, उनको इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप डिबेंचर्स को इशू करके पैसे ले सकते हैं। शेयर्स का क्या होता है कि वो कैपिटल अमाउंट से कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लोगों के बीच में इशू करते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको परचेज करते हैं, तो वहाँ से आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, रिटेनिंग कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल करने की जो पावर हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। कौन कर सकेगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैसे कर सकता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि आप जानते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना,
वो फॉर्म के जो मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और ना ही वो वोटिंग कर सकते हैं, और ना ही वो मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं फॉर्म के कंपनी के, उन डायरेक्टर्स को ना तो वो चुन सकते हैं, ना मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कोई वोटिंग कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? डिबेंचर होल्डर्स नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये सारी मतलब फैसिलिटीज़ मिलती है कि वो मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, जो मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स जो कंट्रोलिंग की पावर है वो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो कोशिश यही की जाती है कि सबसे पहले किसको इशू किया जाए? शेयर्स को इशू किया जाए, उसके बाद डिवेंचर्स की बात की जाए, ठीक है। तो ये तो सारे ही केसेस में ये चीज़ मैटर करती है कि सबसे पहले किसको इशू किया जाएगा? शेयर्स को, लाइक इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाए। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो डिवेंचर्स इशू किए जाए, ठीक है। सबसे पहले शेयर्स को इशू करना चाहिए, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, ठीक है। कोई भी कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए उन पर जो उनके लिए कल को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। जैसे कि डिवेंचर होल्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना मीटिंग में, ना वोटिंग कर सकते हैं, ना मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जबकि शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आसानी से चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसा कि हम सभी को पता है ना, सेबी का नाम सुना होगा आपने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी जो होता है वो क्या करता है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी या बिजनेस को, ठीक है। जो भी सेबी ने रूल्स, गाइडलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर होती हैं, वो हर किसी को वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है, तभी जो आप बोल सकते हैं कि उस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसने सारे ये विशेषताएं धारण की हुई हैं, ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे शेयर्स इशू हो रहे हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। डिबेंचर्स के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आसानी से लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके और जो भी फॉर्म है वो आगे बढ़ती रहेगी। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे कि क्या होते हैं। बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी आसानी से समझ में आ सकता है और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह सब डिस्कस किए। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।